हुवा नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मुझे कुछ गुजारिशात करनी हैं बदरी 313 बटालियन और यूएस आर्मी के हवाले से। मैं एक मुआवजा पेश करना चाहता हूँ दोनों फोर्सेस के दरमियान कि इनमें वो बुनियादी फ़र्क क्या है जो एक दूसरे को इनसे डिफ्रेंशिएट करता है। सबसे पहले तो इनका अपना एक जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, तालीम बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, फिर मज़हब का फ़र्क बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, फिर कोई ख़ास नस्बुलैन होना या ना होना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिकन आर्मी जो है इसकी तारीख़ कोई बहुत खूबसूरत तारीख़ नहीं है। जब से अमेरिका ने अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, तो जहाँ कहीं पे भी ये जंग के लिए उतरा है, चाहे वो वियतनाम हो, इराक़ हो या अब जैसे अफ़गानिस्तान हो, तो कहीं पे भी इसको तारीख़ में पिछले 50, 70, 80, 100 साल में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो अमेरिका के अंदर ख़ुद से सिविल वार हुई इटसेल्फ, उसमें तो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ, डेवलपमेंट हो गई, लेकिन वो भी ये सिविल वॉर तब हुई जब अब्राहम लिंकन का ज़माना था, वरना इसके अलावा इनकी कोई ऐसी इनका भरम और फूफा तो बहुत इफेक्टिव और बड़े ये हीरो टाइप लगते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के, लेकिन जो असल बैटल फील्ड है, इस बैटल फील्ड में इनकी हवा जो है वो नहीं ठहरते नहीं हैं, ये ठहर नहीं पाते। अफ़गानिस्तान वैसे ही वो ये तस्वुर करते हैं कि ये उनके लिए कब्रिस्तान है, और जनरल्स और दूसरे बड़े बड़े लोग जब किसी से को बदला लेना चाहते हैं तो उसको जब धमकी देने लगते हैं तो उसको कहते हैं ज़्यादा बातें नहीं करो, नहीं तो अफ़गानिस्तान में पोस्ट करवा दूँगा। तो लोगों को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के लिए किसी की पोस्टिंग आई है तो उसने वो जाना नहीं चाहता था और उसको नज़र आ रहा था कि मैं मर जाऊँगा, तो उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली, खुद को वहीं पे मार लिया अमेरिका में, इधर आया ही नहीं। ये उनका मोराल है। दूसरी फिर ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि किसी ने किसी की पोस्टिंग आई अफ़गानिस्तान के लिए, तो उसने कहा 5-7 दोस्त थे, सारी फोर्सेस में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जाऊँगा और तुम भी नहीं जाओगे, और मैं नहीं रहूँगा और तुम भी नहीं रहोगे। खुद सबको गोली मार के खुद को भी गोली मार ली। 5-5, 7-7 ट्रुप्स फौजी जो है इसी तरह फौजियों ने खुद ही मार लिए। ये एक दो वाक़यात नहीं हैं, ये बेशुमार वाक़यात हैं, और इनको बहुत छुपाया है अमेरिकन आर्मी ने भी, और इसके साथ पेंटागन ने भी, और वहाँ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट ने भी। लेकिन जाहिर है छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह आप इज्तिमाई कब्रों को नहीं छुपा सकते, जिस तरह आप CIA के गंदे बिजनेस को, जो कि वो ड्रग डीलर है दुनिया का सबसे बड़ा, इस बात को नहीं छुपा सकते, इसी तरह आप किसी जंग में शिकस्त खा रहे हैं या जीत रहे हैं, इसको कैसे छुपाया जा सकता है दुनिया में? और फतह की वजूहात और शिकस्त की वजूहात को कैसे छुपाया जा सकता है? आप जितना मर्जी उसको अंडर द कारपेट ले जाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता कि उनको छुपाया जा सके। तो एक मुहक्किक हैं, थॉमस हार्डी स्वीट नाम है उनका, उन्होंने वो ब्राउन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, इनके साथ 35 और मुहक्किकीन हैं, जिनमें साइकेट्रिस्ट भी हैं और दिफाई माहिरीन भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं और माहिर माशियात भी हैं, और सोशियोलॉजी के माहिरीन भी हैं। इन सब ने मिल के एक तहकीकी डॉक्यूमेंट जो है, वो पेपर जो है ना, वो लिखा है, जो बहुत खौफनाक और बड़ा फ़िक्र अंगेज़ है। 2001 में जब अमेरिका ने वो अपने एक एपिसोड किया ट्विन टावर्स के गिरने का, और उसके रिएक्शन में उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान पे जब हमला किया, स्ट्राइक की,
और वहाँ पे अपनी फ़ौजें उतारी और फिर वहाँ पे नेटो भी आ गया। उस वक़्त से लेकर आज लास्ट डे तक, जब तक कि अफ़गानिस्तान में ये फोर्सेस मौजूद थी, इस पूरे अरसे में जो मुख्तलिफ गैर मुल्की दूसरे ममालिक पे जो इन्होंने अपनी फ़ौजें उतारी और हमले किए हैं, उसमें कुल जो आर्मी के US आर्मी के जो फ़ौजी हलाक हुए हैं उनकी तादाद 7057 है, 7057। लेकिन कॉस्ट ऑफ द वॉर के नाम से ये जो डॉक्यूमेंट ब्राउन यूनिवर्सिटी ने प्रेजेंट किया और फिर उसको पब्लिश भी कर दिया, फिर ऑन एयर भी कर दिया, नेट पे भी ये दस्तयाब है, उसमें ये बताया गया है कि अमेरिकी फ़ौजियों ने जो ख़ुदकुशी की है, अपने आप को जो जान से मार लिया है तालिबान के खौफ से और अफ़गानिस्तान में के लड़ने के खौफ से, वो बहुत खौफनाक है। वो इस तरह है कि तकरीबन 30,177 यानी कि 30,177 जो ट्रुप्स हैं, इन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं और इन ख़ुदकुशियों को बहुत छुपाने की कोशिश की है अमेरिकी हुकूमत ने, लेकिन वो इसको छुपा नहीं सकी। तो जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि तालिबान ने कोई ख़ुदकुशी नहीं की जंग करने की वजह से, कि हम अमेरिका से जंग कर रहे हैं तो हमें ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए, कि नहीं करना चाह रहा था कोई जंग। ये तो बल्कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि ये सब तो ये आपने कभी इनकी बेस की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, जब बेस के अंदर वहाँ पे KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, पिज़्ज़ा हट भी है और दुनिया के सारे ब्रांड्स खाने के वहाँ पे हैं और उसी क्वालिटी का खाना उनको वहाँ मिल रहा है और बेपनाह सहूलियात हैं। ज़ाहिर सैलरीज अलहदा मिल रही हैं। इनका लगता क्या था वहाँ पे फ़ौजियों का? जबकि मुझे बताएं, जो तालिबान लड़े थे इनको कौन तनख्वाह दे रहा था? इनके पास कौन सा रैंक था? इनके पास कौन सी फैसिलिटी थी? इनके पास कौन सा ब्रांडेड खाना था जो वो खा रहे थे? कौन सा ऐसे रेस्टोरेंट था? ये तो सूखी रोटी पानी में डुबो के खा के और जंग आलूद राइफलों के साथ अमेरिका के साथ लड़ रहे थे। कोई मुकाबला बनता ही नहीं है 48, 50, 52 ममालिक और उनकी टेक्नोलॉजीज़ का, उनके सर्विलेंस सिस्टम का, उनकी इक्विपमेंट्स का, उनके वेपन्स का, उनकी एयरफोर्स का, और इधर कुछ भी नहीं है। जंग आलूद रस्टेड राइफल्स हैं और सूखी रोटी है और पानी है और पहाड़ पे खड़े हैं और नीचे खेड़ियाँ पहनी हुई हैं, पुराने ख़राब फटे हुई शलवार कमीज़ है जो उन्होंने पहनी हुई है, और वो जंग कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। कोई कंपैरिजन हो सकता है इसका कि एक सैलरी बेस्ड फोर्स हो और एक कोई सैलरी नहीं ले रहे और अपनी जान हथेली पे रखी हुई है और मरने के लिए भी तैयार हैं? तो कितना बड़ा फ़र्क है ये। तकरीबन $3 बिलियन से ज़्यादा डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रेशर्स आते हैं आर्मी US आर्मी पे के आम सोल्जर के ऊपर, उसको मैनेज करने के लिए और उसमें से निकलने के लिए $3 बिलियन से ज़्यादा अमेरिकन हुकूमत खर्च करती रही है, अभी भी करती है। इतने प्रेशर्स हैं, किस कदर खौफ है उनको कि तालिबान के साथ लड़ने के तसव्वुर से वो इस कदर कपकपा जाते हैं कि खुद को गोली मार लेते हैं। और एक ने नहीं मारी, दो ने नहीं मारी, 30,177 लोगों ने अपने आप को खुदकुशी करके ख़त्म किया है। और ये रिपोर्ट मैंने तफसील से पढ़ी है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कहीं पे कि ये कितने इन लोगों की तादाद कितनी है जो इस तरह मर गए हैं, जिन्होंने खुदकुशी की है। ये उन्होंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू करने के बाद, जो है फौज में सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू करने के बाद इन लोगों का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की और वो कहते हैं ये हतमी नहीं है, हो सकता है तादाद इससे बहुत ज़्यादा हो। तो अब ज़रा थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें कि अच्छा ये काफ़ी नहीं है। 2 साल की पोस्टिंग पे कोई फौजी जो है वो अफ़गानिस्तान आता था। अब तो पास मासी की हिस्ट्री हो गई है बात, वो तो भाग गए हैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के, शिकस्त खा के। तो वो जो 2 साल के लिए आते थे, ऐसा भी हुआ है कि जब 2 साल के बाद वो पोस्टिंग उसका वापस हो गया है अमेरिका, तो जब उसकी बीवी उससे लिपट के रो रही है, उसकी बहन उससे लिपट के रो रही है, वो उसकी जो मंगेतर है उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये वापस आ गया है, जिंदा है, और उससे लिपट के रो रही है बहुत बुरे तरीके से। तो वहाँ पे तो जो सोसाइटी में एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुई है, यहाँ से जितने सारे ताबूत गए हैं
अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस, उन्होंने तो जहां अमेरिकन फ़ौज को डीमोरलाइज किया है वहां पे बहुत बड़ी मुखालफत अवाम में पैदा हो गई है फ़ौज के लिए कि ये क्या कौन सी जगह पे ले गए जहाँ से जिंदा बंदे जाते हैं और बॉक्सेस में बंद होकर वापस आते हैं। फिर इतना ही फ़र्क नहीं है, अमेरिका में एक और बड़ा मसला है कि जब वो वहाँ से ट्रुप्स यहाँ आते हैं तो फौजी जो होते हैं उनको घबराहट लगी रहती है, यार वो मेरी जो बीवी है वो उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, कोई मैरिटल अफेयर तो नहीं चल गया होगा मेरे बाद, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे 2 साल से, तो वो उसको इस बात का डिप्रेशन। फिर ऐसे भी हुआ कि किसी को खबर आई कि आपके यहाँ पे बच्चे की विलादत हुई है, तो उसने कहा यार जब मैं वहाँ से आया था तो मुझे तो 2 साल हो गए हैं, तो ये अभी मुझे वहाँ से आए पौने 2 साल हुए हैं और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, मैं तो अपनी बीवी के पास गया ही नहीं हूँ, तो ये औलाद हरामी है या मेरी है, उसको पता चल जाता ये मेरी नहीं है। तो ये वाला खौफ, टेंशन। फिर वहाँ पे से आने के लिए तैयार नहीं होते तो फौज उनको बाकायदा हौसला देती है, ऑफिसर जो है मोटिवेशन के लेक्चर्स देते हैं और बताते हैं आपको तो वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आप तो वो एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए होंगे, आपने थोड़ा सा विजिट करना है और फिर वापस आ जाना है, और इतनी बड़ी हमारी वहाँ पे बेसिस हैं जो शहरों के बराबर हैं और सारी सहूलियात वहाँ पे दस्तियाब है, आप एसी में होंगे, आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक जेल है, ये बेस नहीं है, ये मिलिट्री बेस अमरीकियों के लिए एक जेल है, अमरीकी फौजियों के लिए, उनके पास इसके अलावा और कोई अमान नहीं है और वो मजबूर हैं वो सब कुछ करने के लिए, और उनके अंदर हिम्मत हौसला ताकत ही नहीं होती इस बात की, वो इस जंग के लिए तैयार ही नहीं होते, वो यहाँ के क्लाइमेट को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको बहुत ही ऐसा बताया था कि आप बस ऐसे सैर पे पिकनिक पे जा रहे हैं, 2 साल पूरे करने वापस आ जाए, तुमको रैंक भी लग जाएंगे और मजीद इससे आगे। वो तो यहाँ पे जब वो आता था तो उसको पता चलता था कि वो मौत के जबड़ों के अंदर आ गया है। तो अमेरिकी फौजियों ने, अमेरिका की फौज और तालिबान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और फिर बटालियन 313 बदरी जो है, बदरी 313, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना उनके साथ। इनके पास वही इक्विपमेंट्स हैं जो अमेरिकी फौज के पास थे, लेकिन वो अमेरिकी फौज इनसे जंग नहीं जीत सकी। और इनके लिए मौत जिंदगी एक खेल है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो लगभग 50 से ज़्यादा कब्रों में किसी भी मैयत को उतारने से पहले उतरा हूँगा और उसमें लेट के देखा है, फिर करवट लेके देखा है, फिर इधर करवट लेके देखा है, फिर देखा कोई चीज़ चुप तो नहीं रही, फिर हथेलियों से झाड़ू लगाया है वहाँ पे, उन कंकरों को बाहर निकाला है कि जिसको हम यहाँ पे दफन करने लगे हैं उसके जिस्म को तकलीफ ना हो, फिर उसको अपने हाथों से उतारा है। तो अब मैं जब कब्र में लेटता हूँ तो मुझे ऐसे ओके लगता है, इट्स ओके, मुझे कोई कैफियत, कोई घबराहट, टेंशन, परेशानी महसूस नहीं होती। मुझे अगर वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर दे दे तो मैं शायद वो भी बैठ के पढ़ लूँ, कोई तस्बीह दे तो अल्लाह का जिक्र भी करूँ वहाँ पे। लेकिन वो जो बंदे की रूह कब्ज़ हो रही होती है ना, मुंह पीला हो रहा होता है, वो नहीं होता मेरा। तो ज़रा ये तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। लेकिन आप जब कुछ लोगों की लाशें, अपने प्यारों की लाशों को इकट्ठा करें और उनको गुस्ल दें और उनका नमाज जनाजा पढ़ें, 1 2 3 4 5 7, एक रिवाज है, रोज़ के रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ उनकी नमाज जनाजा हो रही है, रोज़ के रोज़ आप उनको तदफीन कर रहे हैं, आप रोज़ फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं, रोज़ आपके ऊपर एयर स्ट्राइक्स होती हैं। तो 40 साल से सुन सुन के आप बताएं ज़िंदगी और मौत के दरमियान कौन सा फ़र्क रह गया होगा अफगानियों के पास? कोई भी नहीं। तो ये जो मौत से ना डरना और इसको खेल समझना और जिंदगी को एक तरफ सब कुछ ही समझना और ये समझना मरने के बाद हम सब मिट्टी हो जाएंगे, इन दोनों बंदों की बहादुरी में और इन दोनों की शुजाअत में तो ज़मीनों आसमान का फ़र्क होगा ना। ये तो बराबर नहीं हो सकती। इनके लिए मर गए तो मिट्टी हो गए, और इधर मुसलमान के लिए अगर मर गए, कत्ल हो गए, खून बह गया तो शहीद हो गए, शहीद हो गए तो अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। तो इस दुनिया को आरज़ी ज़िंदगी समझते हैं, इस ज़िंदगी को कुछ समझते ही नहीं है। मुझे बताएं कौन सा रसद का निज़ाम था अफ़गान तालिबान के पास, और इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जो नहीं थी? अभी वो दिल जलता होगा ना अमेरिका का, पेंटागन का भी और कांग्रेस का भी, जब वो देखते होंगे कि छः कम से कम 6 करोड़ रुपए की हमर और 18 करोड़ की और 25 करोड़ रुपए की भी उनकी गाड़ियाँ हैं जो फौजी गाड़ियाँ हैं, और वो अब कोई ड्राइवर पठान बैठा होता है तालिबान और पीछे बच्चे बैठ रहे हैं, उनको सड़कों पे सैर करवा रहे हैं उसके अंदर। तो ये माले गनीमत
के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ना इस माले गनीमत को हासिल करने के लिए, जो अमेरिकनों के पास नहीं है। अमेरिका के फौजियों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जंग करने की कोई कोजेंट रीजन नहीं है। आप मुझे बताएं क्या कोजेंट रीजन है उनके पास? अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान कितने हजार किलोमीटर का फासला है? ये यहाँ से, इनके पास ऐसा कौन सा मिसाइल है जो यहाँ से चलाएंगे तो अमेरिका में न्यूयॉर्क को हिट कर सकते थे? वो कोई नुकसान नहीं। और आप इन पहाड़ों को ऊपर कब्जा कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? और आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? पर क्या पाकिस्तान, इनको मालूम नहीं है कि हिस्ट्री क्या है अफगानिस्तान की? वहाँ पे किसी ना चंगेज़ खान हो या सिकंदर आजम हो या बरतानिया हो या रशिया हो, कौन है जो बाहर से आके फॉरेन ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पे मेंटेन रहा है? नहीं रख सका कोई, जंग कर नहीं सकते वहाँ पे कोई लोग। आपने कभी रियल कॉम्बैट देखा है तालिबान का और मिलिट्री का, इसका यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएस आर्मी का? कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टांगें कांप रही हैं और वैसे ही दिल फट जाता है इनका तालिबान को देख के। अल्लाह भी रोब पैदा कर देता है फिर, और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देता है, जैसे जंग बदर में पैदा कर दिया था। तो आमदम बरसरे मतलब अब बदरी 313 बटालियन जो है, इसके पास मोटिवेशन है, इसके पास लड़ने की वजह है, इसके पास मारने की भी वजह है, इसके पास मरने की भी वजह है। तो जब आप इस दुनिया को आर्जी जिंदगी समझते हैं, जब आप इस जवानी को अल्लाह की अमानत समझते हैं, जब आप इस जिंदगी को भी अल्लाह की अमानत समझते हैं, और आपका नजरिया है कि अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह का कानून लागू करना है, अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की हाकमियत आला को कायम करना है, जमहूरियत जैसे इज्तिमाई शिरक के पलीद तरीन तसव्वुर के टुकड़े टुकड़े करने हैं, और अल्लाह के नबी की शरीयत का निफाज करना है, और फिर इसमें वो हो या ना हो, हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए खड़े हैं और हर किस्म की ट्रेनिंग लेने के लिए खड़े हैं। हम मुर्गी का खून भी, उसकी गर्दन तोड़ के अलहदा करके पीने के लिए तैयार, सांप भी खाने के लिए तैयार, सांप के जहर को सांप से डसवाने के लिए तैयार, सांप को काटने के लिए तैयार, सांप को भून के खाने के लिए तैयार, गटर का पानी पीने के लिए तैयार। वजह क्या है? भूखा रहने के लिए तैयार, 3-3 दिन बाद अफ्तार करने के लिए तैयार। अगर बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, तो नाखूनों से दुश्मन पे हमला करने के लिए तैयार। तो जब आपका मकसद ये होता है, इतना अजीम मकसद कि पूरी दुनिया के ऊपर किसी जगह पे अल्लाह की हाकमियत आला के नाम के ऊपर ऐसा कोई मॉडल स्टेट नहीं है जहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत कायम हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो जब कोई लोग, कोई ग्रोह, कोई मुसल्लह ग्रोह, किसी मुल्क की फौज या कोई मुल्क या कोई मुसलमानों में कोई ऐसे नेक साले साहिब तकवा लोग खड़े हो जाएं और वो कहेंगे हम अपनी ज़मीन पे, अपने मुल्क पे ये कायम करके रहेंगे, और वो फौज बन जाए पूरी की पूरी कौम, तो फिर दुनिया की कौन सी सुपर पावर उसके साथ लड़ सकती है? कोई लड़ सकती है? इनको दुनिया में तख्त नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, हुकूमत भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, ये अल्लाह की राह में शहीद होना चाहते हैं। इनके पास ज़िंदगी में मुख्तलिफ ख्वाब नहीं है जिनको पूरा करने के लिए ये ज़िंदा हैं। ये अंबिया के ख्वाब को पूरा करने के लिए जंग कर रहे थे, जंग कर रहे हैं, जंग करते रहेंगे, और इसी रास्ते में अगर इनको कामयाबी नसीब ना भी हुई तो शहीद हो जाएंगे। तो जब आपका मोराल इतना अप हो और आपका नज़रिया इतना अजीम हो और आपका नज़रिया इतना आफाकी और इल्हामी और मबनी पर वही हो, तो आपके जिस्म के अंदर वैसे ही बिजलियां भर जाती हैं। हदीस में आता है कि सहाबा किराम ने फरमाया कि जब हम तलवार उठाते थे किसी की गर्दन उतारने के लिए जंगे बदर में, तो उसकी गर्दन पहले कट के नीचे गिर जाती थी। तो भाई ये क्या था? फरिश्ते उतर आते हैं कतार दर कतार। तो आज भी अगर आप साहिब तकवा हो जाए तो फरिश्ते कतार दर कतार उतर आते हैं। तो ये जो आप, अब बदरी फोर्स ने, आपका क्या ख्याल है कि कहीं मुराकबा करके, नफियस बात करके कंट्रोल किया इनको? जो फतह काबिल हुआ है, ये कैसे हुआ है? बदरी फोर्सेस ने, बदरी 313 बटालियन ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को आहिस्ता 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 जब पूरे का पूरा कैप्चर कर लिया, कंकर कर लिया, उसको फतह कर लिया, तो उसके और उनकी सारी सप्लाई लाइंस काट दी, जहाँ पे मुहासरा कर लिया, जहाँ पे उनको ऐसा लगा कि ये रेजिस्ट करेंगे, वो रेजिस्ट कर नहीं सके। एट दी एंड जब वो यहाँ पर आए हैं, तो ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो बदरी 313 बटालियन ने किया।
आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी तफसीलात जो हैं वो अनफोल्ड होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन्होंने जहाँ कहीं पे भी ब्लैक वाटर, CIA और इनके कॉन्ट्रैक्टर्स की शक्ल में मुख्तलिफ एजेंसी के जो अमेरिका के लोग थे, जो जासूस थे, जो मुखबर थे, जो गद्दार थे, उन सब का डाटा था इनके पास, और इन्होंने उनको इंडिविजुअली जहाँ जहाँ जिस जिस सेंटर पे वो मौजूद थे उस सेंटर पे जाके उनको दबोच लिया। अब जिन्होंने रिटेलिएट करना था, या जिन्होंने केओस पैदा करना था, या जिन्होंने लूट मार मचानी थी CIA और पेंटागन की प्लानिंग के मुताबिक, वो लोग तो अपनी जगह से हिल नहीं सके। अब देखें अफगानिस्तान की फौज क्यों इनके सामने खड़ी नहीं हुई, इसकी बहुत सारी ऊट पटांग वजूहात बयान कर रहा है इंडिया भी और अमेरिका भी। लेकिन आप देखें ना, जब एक मुल्क का सदर, हमारे मुल्क का सदर है ना, इसके ऊपर अटैक करे ना कोई, तो ये मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा। ये जितना मर्जी खराब आदमी क्यों ना, कितना भी बेदीन क्यों ना हो, ये पाकिस्तान के अंदर मरना चाहेगा। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम जितने मर्जी खराब हो जाएं, लेकिन अपने मुल्क के अलावा कहीं और हम मरना नहीं चाहते। जिंदा तो रहना चाहते हैं कहीं और जाकर, लेकिन मरना नहीं चाहते कहीं और। तो अगर कभी पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, आप तारीख बताएं उठा के, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगे कि दारुल खिलाफे के ऊपर कब्जा हो जाएगा और वहां से हमारा सदर जो है ना वो फ्लाई कर जाए, बहुत सारे अटैची भर के और कारें लेकर जहाज के अंदर, बहुत सारे मालो दौलत ले जाए यहां से? ऐसा नहीं। ये शरफ अशरफ गनी को ही हासिल है कि उसने ऐसा किया, और अशरफ गनी का तो थैंक यू करना चाहिए। क्यों? अगर वो अमेरिका के कहने के मुताबिक रिजाइन कर देता, जो दोहा में मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें तो तालिबान राजी हो गए थे इस बात के लिए कि ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड के लिए बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आएंगे 6 महीने की, हम भी अटैक नहीं करते, आप भी पीछे हट जाओ और उसके 6 महीने के बाद हम टेक ओवर कर जाएंगे। लेकिन अमेरिका की बात ना मानकर और रिजाइन ना करके और भाग के, उसने वो शर्त नहीं पूरी होने दी जो अमेरिका शर्त पूरी करना चाहता था दोहा में बैठ के तालिबान के सामने। जब तालिबान के साथ ये शर्त पूरी नहीं हुई तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था ना रुकने का। वो रुकने का क्या जवाब, उन्होंने तो फिर ऊपर आना ही था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बटालियन 313, बदरी 313 बटालियन जो है, उसने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत इसको हासिल किया है, और उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक ही मोटो था कि एक बुलेट चलाए बगैर काबुल के ऊपर कब्जा करना है, काबुल को फतह करना, और उन्होंने वो कर लिया। आप मुझे कोई एक छोटा सा गांव फतह करके दिखाएं ना, आप अमेरिका की फौज जो है, नेटो सारे मिल जाओ और दुनिया के किसी एक गांव को बगैर बुलेट चलाए फतह करके दिखाओ। नहीं कर सकोगे, नहीं कर सके हो आज तक कभी भी। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से, आपके पास कोई ऐसी कोजेंट रीजन नहीं है कि आपको इस किस्म का काम करते हैं। इनके पास तो रीजन थी, इनके पास तो आइडियोलॉजी है। तो ये जो फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। आज देखिए ना, अमेरिका के थिंक टैंक सर जोड़ के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अमेरिका को शिकस्त कैसे हो गई है भला अफगानिस्तान में। तो अब एट द एंड उन्होंने एक बात की है, उनका स्टैंडिंग पॉइंट ये है कि हमें फौजी जंग की वजह से शिकस्त नहीं हुई, हमारी इंटेलिजेंस वीक थी जिसकी वजह से हमारी फौज को शिकस्त हुई है। तो याद रखें कि बदरी 313 बटालियन की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ताकतवर और बड़ी एक्यूरेसी के साथ है उनके पास। ये इनके पास एक बहुत बड़ा एसेट है। क्यों है उनके पास ये वाला एसेट, क्यों है उनके पास ये सलाहियत, और है कि नहीं है, इसकी एक दलील है। वो दलील ये है कि उन्होंने फतह किया है काबुल को एक गोली चलाए बगैर, अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए। तो आप किसी सूरत में अफगान बदरी 313 बटालियन का और US आर्मी का मुआवजा कर ही नहीं सकते हैं। 100 साल बाद नहीं, 500 साल बाद भी ये यहाँ उस मकाम पे नहीं आ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके मोराल को और बुलंद करे, और अमेरिका को अगर इतना ही अपना मोराल बुलंद करना है तो उनको 5-10 साल के लिए अफगानिस्तान की पहाड़ियों में आके रहना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखनी पड़ेगी, तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, पानी के साथ रोटी खानी पड़ेगी, रोज़े कतार दर कतार एक सीक्वेंस पे लंबे रोज़े रखने पड़ेंगे, और फिर इनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
फिर इन सारे अल्लाह वाले जो हैं तालिबान, इनके जूते सीधे करने पड़ेंगे, तो फिर इनके दिल के अंदर वो ताकत और वो जुर्रत और वो हिम्मत और वो नूर पैदा होगा कि फिर वो बदरी बटालियन के साथ के जैसे बन सके, वरना मुमकिन नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।